जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ रोमल शाह। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो मैंने रेडिट से ली है। और ये कहानी मुझे ठीक ठाक अच्छी लगी, इसलिए मैं सुनाने जा रही हूँ आपको। ये अजय नाम के एक बंदे ने रेडिट पर पोस्ट की थी। बाकी मैं ये आप पर छोड़ती हूँ कि आपको कहानी सच्ची लगती है या कैसी। बाकी आप डिसाइड करके मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सच्ची डरावनी कहानियों के लिए, मनोरंजन भरी कहानियों के लिए, जो हॉरर स्टोरीज मैं सुनाती हूँ आपको, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए बिना देर किए फिर इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। ये कहानी मेरे गांव रामगढ़ की है, जो उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके में बसा है। गांव के बाहर खेतों के उस पार एक पुराना और डरावना बबूल का पेड़ खड़ा था। कोई नहीं जानता कि वो कब से वहां था, लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि वो डायन का पेड़ है। गांव में एक मान्यता थी कि अगर कोई उस पेड़ के नीचे रात में रुका तो या तो वो मर जाता या फिर पागल होकर ही लौटता। ये सुनकर मैं हमेशा हंसता था और मेरे दोस्त भी इस बात का काफी मजाक उड़ाया करते थे। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और इन बातों को अंधविश्वास ही मानता हूँ, लेकिन ये ज्यादा देर तक मेरी सोच नहीं रही। हुआ कुछ ऐसा कि गांव में दशहरे का मेला लगा हुआ था। हम दोस्तों की महफिल जमी हुई थी और बातों बातों में मेरे दोस्त रवि ने कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है ना तो आज रात जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ के दिखा। मुझे लगा कि ये तो बच्चों वाली बात है, क्या ही हो जाएगा। मैंने हंसते हुए चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात के ठीक 12 बजे मैं अकेला उस पेड़ के पास पहुंचा। हवा अचानक से तेज चलने लगी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। ये सब तो गांव में आम बात है कि रात को सियारों की आवाज आती है, कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और माहौल थोड़ा डरावना लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो भूत से रिलेटेड हो। मैं हिम्मत दिखाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। अब यहाँ से अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे ही मैंने जमीन पर बैठकर दिया जलाया, कुछ अजीब सा हुआ। पेड़ की डालें और पत्तियां अपने आप हिलने लगी, जबकि हवा बंद हो चुकी थी। ये देखकर मुझे सच में डर लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे मन का वहम हो, हवा चल रही हो, और हम तो इतना साइंटिफिकली सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो सब कुछ हवा की वजह से ही हो रहा होगा। अचानक मेरे कानों में एक सरसराहट सी हुई, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मुझे फिर से डर लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये मेरा वहम ही होगा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये सब कुछ मेरे डर और वहम की वजह से मुझे महसूस हो रहा है। मैंने सोचा शायद मेरा वहम ही होगा, लेकिन तभी पेड़ की छाल पर नाखूनों के निशान उभरने लगे। मैं सच कह रहा हूं कि ऐसा मेरे साथ हुआ, जैसे किसी ने अभी अभी वहां अपने नाखून गड़ा दिए हों। ये बहुत डरावना था। इससे पक्का यकीन हो गया कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। फिर भी मैंने हिम्मत रखी और वहीं जमा रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर अचानक एक सफेद साया उस पेड़ के तने से बाहर आता दिखा। अब मेरी हवा टाइट हो गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसका मुंह इतना बड़ा था जैसे किसी ने उसे चीरा हो। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं वहां से उठकर भागना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे पैर बिल्कुल जम गए थे, मेरी बॉडी बिल्कुल अकड़ गई थी, मेरी सांसें जैसे रुक गई थी। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार जैसे तैसे मैं खुद को संभाल कर भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस पेड़ की छाया से बाहर कदम रखा, मेरा सिर जोर से घूमने लगा। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो। मैं बता नहीं सकता कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे मैं अभी मर जाऊंगा। मेरी पूरी ताकत से मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और तभी वो दबाव कम होने लगा। मुझे एक पल के लिए ख्याल आया कि हो सकता है ये सचमुच नहीं हो रहा और मैं सब कुछ सपने में देख रहा हूँ। मैं बिना रुके दौड़ता रहा और फिर किसी तरह से गांव में आकर पहुंचा। जब मैं गांव में आकर पहुंचा तो मुझे यकीन आया कि ये सब कुछ सपना नहीं था, ये सब कुछ हकीकत में मेरे साथ हुआ था। ये कुछ भी हेल्यूसिनेशन नहीं था, इल्यूजन नहीं था, मेरे मन का वहम नहीं था। इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ था। अगले दिन जब मैंने गांव के बुजुर्गों को ये सब बातें बताई
तो उन्होंने मुझसे एक खौफनाक बात बताई। वो पेड़ गांव की एक औरत का अंतिम ठिकाना है, जिसे 50 साल पहले डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं मरते वक्त उसने श्राप दे दिया था सभी गांव वालों को, जो भी इस पेड़ के नीचे आएगा वो उसकी आत्मा की गिरफ्त में आ जाएगा, वो उसको लेकर ही दम लेगी। आज भी वो पेड़ गांव के बाहर खड़ा है, कोई उधर नहीं जाता। और मैंने कसम खा ली कि अब कभी किसी पुरानी मान्यता को मजाक नहीं समझूंगा, और कभी भी ऐसी बातों का मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, हंसूंगा नहीं। पर एक सवाल अब भी है, क्या सच में वो डायन थी, या फिर हम इंसानों ने उसे मौत के लिए मजबूर किया और अब उसकी आत्मा हमसे बदला ले रही है। खैर, जो कुछ भी हुआ बहुत दर्दनाक तो हुआ उस औरत के साथ, क्योंकि पहले ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती थी कि अगर किसी पर भी शक होता था कि ये डायन है, उसे मार दिया जाता था, पीट पीट कर मार दिया जाता था, या तो उसे जलाकर मार दिया जाता था। ऐसा ही कुछ उस औरत के साथ हुआ होगा बहुत साल पहले, और उसकी आत्मा वहां पर फंस गई होगी। ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ तभी मुझे यकीन आया, वरना मुझे पहले तो कभी इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं था। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी जो कि अजय ने रेडिट पर पोस्ट की थी। आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अब दूसरी कहानी मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो इस कहानी को भी सुनिएगा, कैसी लगेगी आपको आप डिसाइड करना। दोस्तों, ये कहानी सविता नाम की एक लेडी की है, और ये भी मैंने रेडिट से ही ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हैं वो उतनी ही सच्ची होती हैं जितनी हमारी सांसें। लेकिन कुछ सच्चाइयाँ इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें ज़ुबान पर लाना भी मुश्किल हो जाता है। ये मेरी अपनी कहानी है, एक औरत की जिसने वो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। मेरा नाम सविता है, और ये घटना तब की है जब मेरी शादी को 5 साल हुए थे। मैं और मेरा पति अमित उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। मैं प्रेग्नेंट थी, 7वें महीने में। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे घर के कुछ दूरी पर एक पुरानी सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत उसको मार देने की वजह से हुई थी। मुझे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन था, लेकिन गांव की औरतें अक्सर कहती थीं गर्भवती औरतों को उस हवेली के पास भी नहीं जाना चाहिए, वहां एक छाया रहती है जो मां बनने वाली औरतों से नफरत करती है। इस बात से मुझे काफी डर लगता था। तो एक बार क्या होता है, तेज बारिश हो रही थी, रात का वक्त था। अमित को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा, और मैं घर में अकेली थी। अचानक बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती जलाने के लिए जा ही रही थी कि बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आई। पहले लगा कि कोई मजाक कर रहा है, मगर फिर वो रोने की आवाज अचानक चिल्लाहट में बदल गई। एक ऐसी चीख जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं बहुत डर गई थी। मैंने खिड़की से झांका, और जो मैंने देखा वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी थी। ये मैंने देखा, एक औरत जो सफेद साड़ी में थी, मगर उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि उसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में उड़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लगने लगा था। फिर मुझे लगा कि कोई भ्रम तो नहीं है, शायद कुछ ऐसा कि जो मेरी आंखों के सामने हो ना रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा हो कि ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी उसका सिर धीरे धीरे उल्टा मुड़ने लगा। 180 डिग्री पर उस औरत का सिर जो है वो उल्टा मुड़ गया। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी, लाल चमकती हुई आंखें। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की बंद की और बिस्तर में जाकर छिप गई, मगर वो आवाजें बंद ही नहीं हुई। मैं यही सोच रही थी कि मेरे पति वापस घर लौट आए, वो जल्दी घर लौट आए। क्यों मैं आज अकेली हूँ? हो सकता है अकेले रहने की वजह से ये सब मुझे महसूस हो रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से झांका, मगर बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने सिर घुमाया,
मेरी परछाई के पास एक और परछाई थी। ये देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। दो दो परछाइयां कैसे हो सकती हैं? कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा था, कोई जिसका सिर झुका हुआ था और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैं घबराकर भागना चाहती थी, मगर अचानक एक ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझे जोर से धक्का लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरा पेट दर्द से फटने लगा और मुझे लगा कि मेरा बच्चा खतरे में है। मैं रोती हुई भगवान से मदद मांग रही थी जब मैंने सामने वाले शीशे में अपना ही अक्स देखा, मगर अक्स में मेरी जगह वो औरत थी। वो मेरा ही रूप लेकर मेरी हंसी उड़ा रही थी। मारे डर के मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसने झुककर मेरे कान में फुसफुसाया, तेरा बच्चा मेरी कब्र पर आया है, वो मेरा बदला पूरा करेगा। ये सुनकर मेरे जो हाथ पांव और रोंगटे खड़े हुए हैं, मैं बता नहीं सकती। किसी तरह मेरी बेहोशी टूट गई और अगली सुबह मैं अस्पताल में थी। इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं यहाँ पर कैसे पहुंची मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने के वजह से शॉक लगा था, मगर मेरा बच्चा सुरक्षित है। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। लेकिन जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसकी बाईं हथेली पर जलने के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जलने वालों के होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मेरा बच्चा तो ठीक ठाक है। लोग कहते हैं कि वो औरत जिसे जिंदा जला दिया गया था ना, अपनी आत्मा को बचाने के लिए किसी और के शरीर में जन्म लेना चाहती थी। ये सब बातें सुनकर और अपने बच्चे को देखकर मुझे हमेशा ही एक डर लगा रहता है। मगर मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। क्या मेरा बेटा वही औरत है या कोई और? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में उठते हैं, मगर मुझे पता है कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है और मैं इसे ठीक ठाक से रखूँगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो सविता नाम की इस औरत ने रेडिट पर पोस्ट की है। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब मैं आपको सुनाती हूँ आज की तीसरी कहानी। ये भी मैंने रेडिट से ली है, और आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो, क्योंकि चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए बिना देर किए इस कहानी को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी को टॉपिक जो दे रखा है बंदी ने, वो दे रखा है कमरा नंबर 306। तो इसी टॉपिक के साथ ये कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। ये कहानी तब की है जब मैं लखनऊ के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल बहुत बड़ा था, अंग्रेजों के ज़माने की पुरानी इमारत थी वो। कमरा नंबर 306 मुझे मिला था। ऊपर की मंजिल पर एक कोने में वो कमरा था। मुझे वो कमरा थोड़ा अजीब लगता था। वहाँ हर वक्त एक अजीब सी नमी और मिट्टी की गंध रहती थी। ये सब तो ठीक था, मगर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती थी। और सबसे अजीब बात, मेरे कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिस पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। मेरी रूममेट का नाम था नेहा। उसने मुझसे हंसते हुए कहा, अलमारी मत खोलना, सुना है उसमें कोई आत्मा रहती है। मुझे उस वक्त लगा कि ये मुझसे मजाक कर रही है, जैसे दोस्त हंसी मजाक आपस में करते हैं और एक दूसरे को डराते हैं। मैं भी उसे डराया करती थी, तो मुझे लगा कि ये भी मुझे डरा रही है। अब अलमारी है तो इस्तेमाल तो होगी ही। मैंने इसे मजाक समझा, पर जल्दी ही मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, कुछ तो इसमें सच्चाई थी। पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने नेहा को उठाया, मगर वो गहरी नींद में थी। मुझे लगा कि हवा से दरवाज़ा खुल गया होगा। मैंने उसे बंद किया और सोने चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने करवट ली, मुझे किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। कोई बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहा था, बाहर मत जाना, वो आ रही है। मुझे लगा कि ये सब कुछ वहम है, क्योंकि वहम होते हैं। अगली सुबह मैंने वार्डन से इस कमरे के बारे में पूछा, तो उन्होंने टाल दिया। उन्होंने मुझे ही डांट दिया कि फालतू के सवाल मत पूछो। पर जब मैंने हॉस्टल की पुरानी लड़कियों से बात की, तो उन्होंने
कमरा नंबर 306 के बारे में एक डरावनी सच्चाई बताई। कई साल पहले एक लड़की पायल नाम की इस कमरे में रहती थी। कहते हैं कि वो बहुत अकेली और डरी हुई रहती थी। एक रात जब सभी सो रहे थे, वो अलमारी के अंदर बंद मिली, पर उसकी गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। कोई नहीं जानता कि वो अलमारी के अंदर कैसे गई, लेकिन उसके बाद जिसने भी उस कमरे में रहने की कोशिश की, उसने अजीब चीजें महसूस की। ये सुनकर मैं डर गई, लेकिन फिर भी उस रात उस कमरे में ही रही। पर जो हुआ वो मेरी इमेजिनेशन से थोड़ा सा ज़्यादा भयानक था। ये सब सुनने के बाद उस रात को मैं यही सोच रही थी कि अगर सबको इस बारे में पता है तो वार्डन और ये कॉलेज प्रशासन लड़कियों को इस कमरे में रहने की परमिशन देता ही क्यों है। खैर, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। रात को नेहा अपने घर चली गई थी और मैं कमरे में अकेली थी। मैंने सोने की कोशिश की, मगर नींद नहीं आई। तभी अलमारी के अंदर से किसी के खिरोंचने की आवाज़ सुनाई दी, खर खर, इस तरह। मैं बुरी तरह डर गई और डर के कांपने लगी। धीरे धीरे अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। अंदर कुछ नहीं था, पूरी अलमारी खाली थी। मगर तभी मैंने शीशे में देखा कि ठीक मेरे पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की, बिखरे बाल, सफ़ेद आंखें, गर्दन पूरी तरह से टेढ़ी। उसके होंठ हिले और उसने कहा, अब तू मेरी जगह लेगी। मैं पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। छोड़ दो मुझे, मैं ऐसे चिल्लाने लगी। मैं चिल्लाई, लेकिन मेरी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दी। तभी मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर हिल नहीं रहा है। कोई अदृश्य शक्ति मेरे ऊपर झुक रही थी। मेरे कान में वही आवाज़ आई, बाहर मत जाना, वो आ रही है। अचानक किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई। जब मैंने ऊपर देखा तो वार्डन और कुछ सीनियर लड़कियां खड़ी थीं। उन्होंने बताया कि मैं अपने आप अलमारी के अंदर बंद हो गई थी, और जब उन्होंने बाहर से दरवाज़ा खोला तो मैंने आंखें खोली और बस एक ही शब्द कहा, पायल। अगली सुबह मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि कमरा नंबर 306 का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। पर सबसे डरावनी बात, जब मैं आखिरी बार हॉस्टल के बाहर खड़ी थी, मैंने ऊपर देखा। कमरा नंबर 306 की खिड़की में कोई खड़ा था, एक लड़की जिसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। मुझे वाकई में इस बात का बहुत दुख था कि कॉलेज प्रशासन ने मुझे दूसरा कमरा अलॉट ही नहीं किया और मुझे उस हॉस्टल से बेदखल कर दिया गया। मेरे साथ ये सब इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट के होने का क्या इंतज़ार था कॉलेज वालों को, तभी वो कमरा बंद करते। खैर, जब मेरी रूममेट आई वापस, उसने मुझे कांटेक्ट किया और उसने भी कहा कि मुझे भी हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया है। मैं अपने कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहती, और मैंने अपना नाम सचमुच जो बताया है वो मेरा सच्चा नाम नहीं है। पर ये जो कुछ भी हुआ, मैं जानती हूँ कि अगर मेरे दोस्त लोग इस बारे में जानेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से कॉलेज की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी चौथी और आखिरी कहानी। ये कहानी भी मैंने रेडिट से ली है और उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो ये कहानी है राम प्यारी नाम की एक औरत की। तो ये स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राम प्यारी है और मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। जब मैं जवान थी तब मेरे गांव मऊ पुरवा में अजीब चीज़ें होने लगीं। बच्चों की मौतें, गाय भैंसों का बीमार पड़ना, खेतों में सूखा पड़ना। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। गांव के लोग कहते थे ये भैरवी टोना का असर है, एक काला जादू जो गांव को तबाह करने के लिए किया गया था। उसको भैरवी टोना कहते हैं, पर किसी को नहीं पता था कि ये कौन कर रहा है। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि अगर किसी ने वहां रात के 3 बजे जलता दिया रख दिया
तो उसे उस औरत का चेहरा दिखाई देगा जो वो टोना कर रही है। एक रात मैंने ठान लिया कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगी। मैंने अपने बेटे हरिया को साथ लिया और दोनों चुपचाप गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। मुझे वहां जाकर ऐसा लगा जैसे हवा ठहर गई हो। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने कांपते हाथों से एक दिया जलाया और जैसे ही मैंने जमीन पर रखा, एक सफेद साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो कोई इंसान नहीं था। लंबे उलझे बाल, फटे हुए कपड़े और बड़ी लाल आंखें। वो मेरी ओर देख रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ी और मेरा बेटा वहां से भाग गया। उस औरत ने अपनी उंगलियां हवा में घुमाई और फिर जोर से हंसी। अब तेरा नंबर है राम प्यारी, अब तेरा बेटा मरेगा। मैं बेहोश हो गई। जब सुबह गांव वालों ने मुझे होश मिलाया तो मैं कांप रही थी। मैंने सबको बताया कि मैंने उस औरत को देखा था, पर कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। पर उसी दिन मेरे बेटे हरिया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसके शरीर पर काले निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे जलते लोहे से दागा हो। मैं रोती हुई गांव के बाबा के पास पहुंच गई थी। उन्होंने कहा, जिसने भी काला जादू किया है वो किसी बहुत शक्तिशाली आत्मा से जुड़ी है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वो जादू करने वाले का नाम पुकारना होगा। रात को मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से उस पीपल के पास गई। मैंने जोर से चिल्लाया, जो भी ये सब कुछ कर रहा है मेरे सामने आ। अचानक हवा तेज चलने लगी और वो औरत फिर सामने आ गई। इस बार मैं डरी नहीं। मैंने बाबा के बताए शब्दों का जाप शुरू कर दिया, ओम नमः कालिकाय नमः। फिर वो औरत तेजी से चीखने लगी। वो काला धुआं बनकर जमीन में समाने लगी और अचानक उसके मुंह से गांव की एक औरत का नाम निकल पड़ा, चाची रोहिणी। गांव के लोग चौंक गए। रोहिणी चाची, जो हमेशा मीठा बोलती थी, वही इस सब के पीछे थी। सब लोगों ने उन्हें पकड़ा तो उनके घर से कई छोटे बच्चों की तस्वीरें, खून से सने ताबीज और हड्डियां मिली। उन्होंने कबूल किया कि वो अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए गांव के बच्चों की बलि देती थी। गांव वालों ने उन्हें पेड़ से बांध दिया और अगले ही दिन वो मरी हुई पाई गई। अब कई साल बीत गए, पर जब भी मैं उस पीपल के पास जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। गांव में अब काला जादू नहीं होता, मगर लोग कहते हैं कि रोहिणी की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपने किसी अगले शिकार की तलाश में। रोहिणी चाची ये सब कुछ करती थी, ये बात गांव वालों को आज तक बर्दाश्त नहीं हुई कि ऐसी औरत जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये काला जादू कर सकती है, वो काला जादू करती थी। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये आज भी एक रहस्य है। किसने उसे मार दिया? बदले में आकर मार दिया, गुस्से में आकर मार दिया, या किसी काली शक्ति ने उसको मार दिया, ये आज तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, टोटल 4 कहानियां आज मैंने आपको सुनाई यहाँ पे, और इसमें से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी या इससे जुड़ा हुआ आपका कुछ भी अनुभव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक छोटा सा कमेंट काफ़ी हेल्प कर सकता है मुझे इस चैनल को ग्रो करने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा नेक्स्ट कहानी तक इंतज़ार करेंगे। अपना खूब ख्याल रखेंगे। तब तक जय माता दी।